झूठ बताया गया आप लोगों कि बंगाल फेमिन में सिर्फ 30 लाख लोग मरे थे। फेमिन के टाइम पे वहाँ के गोदाम में चावल भरा पड़ा था, सिर्फ एक आदमी के कहने से डिलीवरी रोक दी गई और इतने सारे लोगों की जान गई। बंगाल फेमिन में क्रॉप प्रोडक्शन फेलियर नहीं, डिनाइल पॉलिसी की वजह से लोग अपने इलाके में ही फंस गए। ब्रिटिशर्स ने इस फेमिन को कभी सीरियस लिया ही नहीं। लोग सिर्फ मर नहीं रहे थे बल्कि और भी बहुत कुछ हो रहा था। और सबसे बड़ी बात कि फेमिन नेचुरल नहीं थी, स्ट्रेटेजिक जेनोसाइड थी। अगले कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये फेमिन आया ही क्यों, इसके लिए कौन जिम्मेदार था, कैसे सिर्फ एक आदमी के डिसीजन से इतने सारे लोगों की जान गई। दोस्तों मैं हूं अरुणोदय चौधरी, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है, जिसे आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बंगाल फेमिन 1943 में आया, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 1942 से, जब सब कुछ नॉर्मल था। 16 अक्टूबर 1942 की रात को बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन उठा। लोकल्स ने सोचा कि नॉर्मल आंधी होगी, क्योंकि इस टाइम तक मानसून खत्म हो चुका होता है। लेकिन दोस्तों नेचर का अपना ही रूल होता है। इस साइक्लोन में 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंगाल और इसमें लगभग 61,000 मौतें हुई। लेकिन ये साइक्लोन सिर्फ एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। साइक्लोन के बाद कुछ अजीब हुआ। पूरे विंटर राइस क्रॉप पर ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगे। दरअसल ये एक फंगल डिजीज होती है, जिसे कि सीसम लीफ स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोचिए कि एक किसान जो पूरे सीजन अपने चावल के फसल पर मेहनत करता है, लेकिन जब चावल पकने की बारी आती है तो अचानक पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। इस फंगल डिजीज से 10 से 15% की फसल खराब हो गई और इस डिजीज और साइक्लोन को मिलाकर 20 से 25% चावल की फसल बर्बाद हुई। लेकिन सवाल ये है कि जब 20 से 25% फसल ही खराब हुआ तो इतनी बड़ी भुखमरी कैसे आई? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। अब आपको टाइमलाइन में थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुका था। ब्रिटेन अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था और जर्मनी एक शैडो की तरह पूरे यूरोप पर छा रहा था। इधर इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था, तो इसका काम था कि रिसोर्स देना है और सवाल नहीं पूछना है। इंडियन जवान्स को यूरोप, अफ्रीका, बर्मा भेजा जा रहा था। फूड, रॉ मटेरियल, रेलवे सब वार के लिए मोबिलाइज हो रहे थे, तो लोगों के पास वैसे ही रिसोर्स की कमी थी। अब आते हैं मार्च 1942 में, जब जापान ने बर्मा, जो आज का म्यांमार है, उस पर अटैक किया। अब ये अटैक क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये किसी और वीडियो में समझेंगे। अटैक के पहले 2 हफ्ते में ही बर्मा फॉल हो गया और अब इस फॉल का असर सबसे ज्यादा बंगाल पर हुआ। बंगाल जो एक पहले पीसफुल प्रोविंस हुआ करता था, वो अचानक एक वार जोन में बदल गया। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि बर्मा से जो चावल आता था वो बंगाल के टोटल कंजम्पशन का 15 से 20% था, वो बंद हो गया। यानी कि रातों रात बंगाल से 2 लाख टन चावल गायब हो गया। अब यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी कि ब्रिटिशर्स को बर्मा पर राइस डिपेंडेंसी मालूम नहीं था, बल्कि वार्निंग रिपोर्ट भी मिल चुकी थी और वो लंदन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अल्टरनेटिव प्लानिंग किया ही नहीं, क्योंकि बंगाल और इंडिया के लोग इनके लिए प्रायोरिटी थे ही नहीं। अब बंगाल में चावल की कमी होते देख ब्रिटिश के पास यहाँ पर 2 ऑप्शन थे। पहला, किसी और जगह से राइस इंपोर्ट किया जाए, और दूसरा कि बंगाल के लोगों को एडजस्ट करने को कहा जाए। लेकिन आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि ब्रिटिशर्स ने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया। बर्मा फॉल के बाद ब्रिटिश पैनिक मोड में आ गया। उनको लगा कि जापान बंगाल पर भी अटैक कर सकता है, और जो एम्पायर डर जाता है वो लॉजिक नहीं, कंट्रोल सिलेक्ट करता है। इसी डर के कारण मई 1942 में ब्रिटिश शासन ने डिनाइल पॉलिसी इंप्लीमेंट किया। सुनने में तो ये काफी नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन इसका असर काफी खौफनाक था। ब्रिटिश सोचते हैं कि अगर जापान बंगाल आता भी है तो उसे कुछ न मिले। इसी सोच में उन्होंने बंगाल के कोस्टल एरिया से बोट सीज करना शुरू कर दिया। उस समय में लगभग 66,500 बोट सीज किए गए। जो फिशिंग, ट्रांसपोर्ट और सर्वाइवल का बेस थी, उसे छीन लिया गया। अब सोच कर देखिए, आप एक बंगाली फिशरमैन हो और आपकी पूरी जिंदगी नाव के सहारे चलती है। ऐसे में एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं और वो बोले कि तुम्हारा नाव चाहिए, मिलिट्री ऑर्डर्स है। मतलब कि एक झटके में आपका बिजनेस गया, आपके खाने का सोर्स गया और यहाँ तक कि फ्यूचर भी अंधेरे में गया। इस पॉलिसी से पूरी बंगाल पैरालाइज हो गई। लेकिन आगे जो होने वाला था ये उसका बस ट्रेलर था। धीरे धीरे ब्रिटिश ने कोस्टल एरिया से चावल का स्टॉक हटाना शुरू कर दिया। ऑफिशियल रीजन वही सेम था, जापान को रिसोर्स ना मिले। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि राइस जहाँ से हटाया गया वो तो ठीक था, लेकिन जहाँ पर कमी थी वहां पर पहुंचा ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरजेंसी था, वार था, सब थोड़ा एडजस्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक और चीज की जो लिटरली गेम चेंजर थी। 1942 के एंड तक बंगाल एक जाइंट मिलिट्री बेस बन चुका था। अमेरिकन सोल्जर, ब्रिटिश सोल्जर, इंडियन सोल्जर सब बंगाल में थे। एक आंकड़े के हिसाब से 2 लाख से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल, 50 से ज्यादा मिलिट्री एयरबेस और अनगिनत डिफेंस प्रोजेक्ट उस समय बंगाल में चल रहे थे। और सबसे बड़ा फैक्टर था कि इन मिलिट्रीज को खाना चाहिए था। लेकिन और ट्विस्ट यहाँ पर यह था कि मिलिट्रीज को खाना खरीदने का अनलिमिटेड बजट था। अब यहाँ पर सोसाइटी में 2 तरह के लोग मौजूद थे। पहले मिलिट्री, जो किसी भी कीमत पर चावल खरीद सकते थे। दूसरा कॉमन बंगाली, जिनके पास लिमिटेड पैसे थे। तो यहाँ पर होता यह है कि इकोनॉमिक की एक बेसिक रूल है, जब भी डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई सेम रहे तो प्राइस बढ़ जाती है। जहां मार्च 1942 में चावल की प्राइस
₹6 पर माउंड थी। माउंड यानी कि एक ब्रिटिश इंडिया यूनिट है जिसे कि 37 केजी या फिर 82 पाउंड होता है। आज भी ये बांग्लादेश और नेपाल के कुछ पार्ट में यूज होता है और यहाँ पर 40 केजी के बराबर एक माउंड माना जाता है। दिसंबर 1942 में ये प्राइस बढ़कर ₹11 हुआ। मार्च 1943 में ये ₹18 हो गया। मई में ये ₹24 हो गया और अगस्त आते आते ₹30 तक कीमत पहुंच गई। अब आप सोच कर देखिए कि एक डेली वेज वर्कर जिसे दिन का ₹2 मिलता है, मार्च के महीने में वो अपने पैसे से 12 केजी चावल खरीद सकता था, लेकिन अगस्त में सिर्फ 2.5 केजी। मेहनत वही, पैसे वही, लेकिन खाना 80% तक कम। अब जब चावल का दाम बढ़ रहा था तो कुछ लोग और होशियार बन गए। इन्होंने सोचा कि आज रेट ₹20 है तो कल 25 जरूर होगी और मैं चावल आज नहीं कल बेचूंगा। जमाखोरी शुरू हो गई। गोदाम में चावल भरा पड़ा था लेकिन मार्केट में नहीं आ रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती थी लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो एक और गेम खेल रही थी जिसे समझने के लिए हमें विंस्टन चर्चिल के ऑफिस में जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बंगाल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो 2010 में डीक्लासिफाई हुई। जनवरी 1943 में इंडियन ऑफिस ने लंदन को वार्निंग दी कि बंगाल में फूड की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, हमें फूड इंपोर्ट करना होगा। लेकिन आपको पता है चर्चिल ने क्या रिप्लाई दिया? गांधी अभी तक क्यों नहीं मरा। मतलब फूड इंपोर्ट करने के लिए पूछा गया और जवाब आया गांधी क्यों नहीं मरा। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि ब्रिटिश की क्या भावना रही होगी इंडिया या फिर किसी कॉलोनीज के प्रति। और इतना ही नहीं, चर्चिल बंगाल और इंडिया के बारे में क्या सोचता था ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इधर इंडिया के वाइसराय लियोपोल्ड लिनिथगो ने एक रिपोर्टेडली रिक्वेस्ट की और उधर वार कैबिनेट में ये मीटिंग चल रही थी कि इंडिया को शिप भेजना चाहिए या नहीं। अब ऐसे में ब्रिटिशर्स के पास 3 ऑप्शन थे। पहला, बंगाल में खाना भेजकर लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली जाए। दूसरा, ब्रिटेन और मेडिटेरेनियन में खाने का स्टॉक जमा करे ताकि युद्ध के बाद यूरोप को मदद मिले। और तीसरा, शिप को मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूज किया जाए और बंगाल के लोगों को मरना छोड़ दिया जाए। आपको पता है चर्चिल ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया? 2 और 3। शिप की जरूरत मिलिट्री में है और खाने को मेडिटेरियन और ब्रिटेन में जमा किया जाए। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि ब्रिटेन उसी समय पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जो उनका कॉलोनी था, वहीं से भी मीट इंपोर्ट कर रहे थे अपने स्टॉक के लिए। मतलब कि बंगाल में खाना इंपोर्ट करने के लिए शिप अवेलेबल था लेकिन प्रायोरिटी नहीं था। अब यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि 20 से 25% फसल नुकसान होने के बाद भी 30 लाख लोग कैसे मरे। मार्च 1943 बंगाल के रूरल एरियाज में अभी भी मीडिया का एक्सेस नहीं था और ग्राउंड रियलिटी काफी खराब थी। उस टाइम पे इयान स्टीफन, जो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, वो कोलकाता से एक गांव जाते हैं और उन्होंने देखा वो काफी बुरा था, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इधर कोलकाता में सब कुछ नॉर्मल था। वो इसलिए कि ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी लगाया था। ये आपको आगे पता चलेगा। गवर्नमेंट ऑफिसेज में चाय बिस्किट चल रहा था और ब्रिटिश ऑफिसर को ये खबर तक नहीं थी कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। वो इसलिए कि बंगाल में गवर्नमेंट ने एक अलग से पॉलिसी लगाई थी, कलकत्ता प्रायोरिटी राशनिंग। इस पॉलिसी के थ्रू कोलकाता को प्रायोरिटी मिली, वहां पर राशन सिस्टम लग गया। लेकिन इधर पूरे बंगाल को कुछ नहीं मिला। कोलकाता के 20 लाख लोगों को बचा लिया गया और पूरे बंगाल के 4 करोड़ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। फिर अप्रैल से जुलाई तक एक और चीज हुई। 4 महीने के अंदर लगभग 10 लाख लोग कोलकाता की तरफ चलने लगे, क्योंकि वहां पर खाना था, राशन था और जीने की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, ये माइग्रेशन नॉर्मल नहीं था। लाखों लोग चलते चलते ही रास्ते में खत्म हो गए और इधर कोलकाता भी इन लोगों के लिए तैयार नहीं था। अगस्त आते आते कोलकाता के सड़कों पर एक अजीब सी दृश्य थी। हावड़ा स्टेशन के बाहर हर सुबह 30 से 40 बॉडीज मिलती थी और उस समय पर यह बात आम हो चुका था। जब लोग फुटपाथ पर सो रहे होते थे तो उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता था कि ये इंसान सो रहा है या मर गया। ब्रिटिश फोटोग्राफर सुनील जना ने कुछ फोटोज खींची थी उस टाइम की, जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन फोटोज को उस टाइम पे ब्रिटिश ने पब्लिश करने से रोक दिया था, क्योंकि वार टाइम में किसी भी तरह का बुरा खबर नहीं फैलना चाहिए था। लेकिन एक जर्नलिस्ट ने रिस्क लिया और उसके एक आर्टिकल ने सब कुछ बदल दिया। इयान स्टीफन तो आप लोगों को याद ही होगा, जिसने रूरल बंगाल का फोटोज लिया था। उसने अपने करियर को दांव पर लगाकर सेंसरशिप इग्नोर करके फेमिन की फोटोज पब्लिश कर दी। और यही वो समय था जब दुनिया को पहली बार पता चला कि बंगाल में क्या हो रहा है। इससे लंदन में पैनिक आ गया और उसके बाद प्रेशर दिल्ली पर भी बढ़ा। तब जाकर दिसंबर 1943 में फेमिन डिक्लेयर किया गया। मतलब 6 महीने में जब लाखों लोग मर चुके थे, तब जाकर ये मान्यता मिली कि वाकई बंगाल में भूखमरी हुई है। इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि राशन सिस्टम को एक्सपेंड किया, लेकिन बस अर्बन एरियाज में। रिलीफ कैंप खुली, लेकिन बहुत कम और बहुत लेट। प्राइस कंट्रोल किया गया, लेकिन कुछ ट्रेडर ने इसे भी इग्नोर किया। एक रिलीफ कैंप वर्कर ने अपने डायरी में लिखा था कि कैंप में 500 लोग थे, लेकिन खाना सिर्फ 200 लोगों का। हर दिन 10 से 15 लोगों की मौत होती थी और बॉडीज को भी तुरंत हटाना पड़ता था, क्योंकि बीमारी फैल सकती थी। अक्टूबर 1943 में नया वाइसराय लॉर्ड वेवेल आया। इसने जब बंगाल की ग्राउंड रियलिटी देखी तो इसका सिर चकरा गया। इस वाइसराय ने लंदन में टेलीग्राम किया कि फेमिन की सिचुएशन रिपोर्टिंग की गई सिचुएशन से कहीं ज्यादा खराब है, हमें तुरंत फूड इंपोर्ट करना चाहिए। लेकिन चर्चिल का रिस्पॉन्स अब भी नहीं ही था।
दोस्तों एक बात और, चर्चिल की नज़र में वेवेल एक सॉफ्ट इंसान था और वो वाइसराय पद के लिए बिल्कुल अयोग्य था। चर्चिल के मना करने के बाद भी वेवेल ने हार नहीं माना। उसने ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट से छोटे छोटे फूड शिपमेंट मंगवाए, लेकिन शिपमेंट दिसंबर तक पहुंची, तब तक कई और लाख लोग मर चुके थे। दोस्तों इस फेमिन का सबसे शॉकिंग ट्रुथ ये है कि इसे रोका जा सकता था अगर डिसीजन सही लिया जाता। इस फेमिन में कितने लोग मारे गए ये आज भी सही से रिपोर्टेड नहीं है। फेमिन इंक्वायरी कमीशन ने 15 लाख डेथ बताया। अमर्त्य सेन की रिपोर्ट ने 38 लाख लोगों का डेथ बताया, लेकिन एक रफ आंकड़े के हिसाब से 40 से 60 लाख लोग मारे गए। ये एग्जैक्ट नंबर इतना डिफरेंट इसलिए है क्योंकि रूरल एरियाज में प्रॉपर काउंटिंग ही नहीं हुई, बीमारी में भूख से मरने वाले लोगों को गिना ही नहीं गया और गवर्नमेंट ने अंडर रिपोर्ट किया। दोस्तों उस समय में ये फेमिन मानवता पर किया गया दूसरा सबसे बड़ा जुर्म था, जिसमें लोगों को मारने के लिए न तो गोलियां चलानी पड़ी और न ही उन्हें डिटेंशन कैंप भेजा गया, चुपचाप खत्म कर दिया गया। 1945 में जब कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट बनाई तो उसमें लिखा गया कि फेमिन नेचुरल कॉजेज से हुआ, लेकिन असल में ऐसा नहीं था और बंगाली लोगों ने भी इस चीज को भूला नहीं। उसी साल के इलेक्शन में ब्रिटिश सपोर्टिंग पार्टी को बंगाल से वाइप आउट कर दिया गया और इस फेमिन ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक नया फ्यूल दिया। फिर धीरे धीरे लोगों के हालात सुधर ही रहे थे कि बंगाल फिर से डिवाइड हो गया। ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को हाइप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।